नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल आप सभी लोगों के। आपको पता है आज हम सेकंड ग्रेड का जो आपका मैथ स्पेशल बैच है उसकी आज शुरुआत कर रहे हैं। आज उसकी फर्स्ट क्लास है। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप शेयर कर दिया जाए। हम्म देखो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप इस क्लास को, प्यारी सी क्लास को आप लाइक और शेयर भी कर दिया जाए। उम्मीद है सब्सक्राइब तो कर रखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ऐसे ही दिल तोड़ोगे तो माँ सरस्वती का नाम लेके हम चलते हैं भाई आगे। हमारा आज जो पहला टॉपिक रहने वाला है ये नंबर सिस्टम का रहने वाला है। आप सभी को पता है। पहले इस नंबर सिस्टम के टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें आपके सामने ये टॉपिक पूछे जाएंगे। 8 टॉपिक है। ठीक है भाई। देखो देखिए, वास्तविक संख्या रियल्स नंबर्स, प्रमेय संख्या रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स अप्रमेय संख्या। ठीक है भाई। डेसिमल, दशमलव प्रसार। ठीक है भाई। ऑपरेशन ऑन नंबर्स, संख्याओं पर संक्रियाएं, घातांक के नियम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है भाई। और फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये आपके सामने 8 टॉपिक हैं। और मैं आपको बता के चलो, इस नंबर ऑफ वेटेज की बात करें, पहले तो आप क्वेश्चन ऑफ वेटेज की बात करो। इस चैप्टर में से अगर बात करें तो इस चैप्टर में से आपके कम से कम, देखो, इस चैप्टर में से आपसे 7 या 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है भाई। कभी कभार 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार 8 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये नंबर हो जाता है, इस चैप्टर की हैसियत हो जाती है आपके सामने 14 से लेके 16 नंबर का ये टॉपिक होता है। ठीक है भाई, हल्के में नहीं लेना है आप लोगों को। देखो देखिए, तो ये आपके सामने ये जो सिलेबस है, तो आप तो सोच रहे होगे ये तो 8 टॉपिक है, छोटे छोटे हैं, इसमें सिर्फ 14 15 16 नंबर आ जाएंगे, मजे ही मजे हैं। तो मजे मजे नहीं होने हैं। जो आपके सामने ये जो सिलेबस दे रखा है, इसमें से मुश्किल से 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। हाँ, देखो देखिए, क्यों, कारण क्या है? क्योंकि ये नंबर सिस्टम आपको पता है बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। अब देखो देखिए, कहाँ से जाते हैं सवाल, देखो आप, इसके अलावा आपको ये 5 टॉपिक और भी पढ़ने पड़ेंगे। जो आपके सामने डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता के नियम है, रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है। फैक्टर ऑफ, ठीक है, नंबर्स। ठीक है। गुणनखंडों की संख्या है आपके सामने, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपको एपी जीपी और एचपी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। और घातांक और करनी। ठीक है। देखो देखिए, मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, एक क्वेश्चन यहाँ से करनी से पूछा जाता है, और 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। गुणनखंडों की संख्या से एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हो गए भाई 2 4 6 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए भाई। ठीक है। हाँ, तो आज मैं बता देता हूँ आपको हम क्या क्या करने वाले हैं भाई। ठीक है। मैं आपको ये आज ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे भाई। एक तो आपके सामने देखो, ये वाले टॉपिक क्लियर करेंगे आज आपके सामने। फिर इसकी की टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो चले फिर आगे, देरी ना करते हुए। देखो देखिए, आपको पता है हमारी चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। ठीक है भाई। जो संख्या का जो चार्ट रहेगा उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। पहले तो देखो, ये जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसको चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर बोल लो या वास्तविक संख्या, समिश्र संख्या या जटिल संख्या। ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे दो। देखो देखो, हाँ, ये समिश्र संख्या है, इसका दूसरा नाम आप जटिल संख्या भी बोल सकते हो, जटिल। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है। हाँ भाई, ये जो संख्या होती है ये कितने प्रकार की होती है आपके सामने? ये 2 प्रकार की होती हैं। जो नंबर्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। एक तो रियल नंबर्स और एक इमेजरी नंबर्स। देखो देखिए, आगे बाद में बढ़ेंगे भाई। पहले तो हम देखते हैं, संख्या है 2 टाइप की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है भाई। देखो देखिए, हाँ, देखो यहाँ पे आओ आप, है ना, ये चार्ट बाद में समझ में आएगा, इधर देखो आप पहले।
मैंने बताया है अभी अभी जो नंबर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक संख्या जो रियल्स नंबर्स है, और एक काल्पनिक संख्या। तो ठीक है भाई, जो इमेजरी नंबर्स है, देखो नाम से स्पष्ट है, देखो हिंदी में देखोगे तो आपको समझ में कम आएगा, देखो इंग्लिश में देखो रियल्स नंबर्स जो वास्तव में हकीकत में जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो रियल्स नंबर्स कहलाते हैं। इमेजरी नंबर्स काल्पनिक, जो कल्पना के अंदर जो आपके नंबर चलते रहते हैं, आपके भावनाएं चलती रहती हैं, काल्पनिक नंबर हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, कोई आप ऐसे प्राणी के बारे में सोच रहे हो जो रियल में है, वास्तव में है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप हम मेरे बारे में सोच रहे हो, ठीक है भाई, तो मैं वास्तव में हूँ, तो आप क्या कर सकते हो भाई, मेरे को प्रकट कर सकते हो भाई। हाँ, जैसे मान लेते हैं मैं किसी आदमी के बारे में सोच रहा हूँ, तो आप उसको मेरे सामने लाके प्रकट कर सकते हो भाई, ये है आदमी जिसके बारे में आप सोच रहे हो। इसका मतलब है जो रियल नंबर्स है उसको आप दर्शा सकते हो, और कहाँ पे दर्शा सकते हो, विच कैन बी डिनोटेड ऑन दी नंबर लाइन। अगर कोई नंबर वास्तव में रियल में है तो आप उसको प्रकट कर सकते हो, दर्शा सकते हो, ठीक है भाई, सामने लाके खड़ा कर सकते हो, देखो आपने जो बोला था ये वही प्राणी है, ठीक है, जिन्हें हम संख्या रेखा के पे ऊपर क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। जो आपके सामने जो नंबर लाइन है भाई, आपके सामने जो नंबर लाइन है, इस कोई वास्तव में नंबर है तो उसको आप संख्या रेखा के ऊपर क्या कर सकते हो भाई, दर्शा सकते हो भाई, ठीक है। हाँ, अब जो काल्पनिक है, मैं कल्पना के अंदर कुछ भी सोच लो, ऐसा प्राणी सोच लो, मैंने ऐसा प्राणी सोच लिया, क्या पता ऐसा प्राणी धरती पे पाया जाता होगा, मैंने केवल सोचा ही है, तो आप उसको ढूंढने लग जाओ, हाँ, तो वो मिलेगा थोड़ी। इसका मतलब जो कल्पना के अंदर बातें होती है उसको आप जीवन लाइफ में सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसका मतलब है काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, विच कैन बी डिनोटेड ऑन दी नंबर लाइन, जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। आगे होगी बात समझ में। हाँ, देखो देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो रियल्स नंबर्स और काल्पनिक नंबर्स इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये, हालांकि मैं नहीं लेना, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है भाई, आपने ये पढ़ा है, देखा होगा छोटी क्लासों में आपने, जैसे आपको बोल दिया गया है 7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, माइनस के 5 को करो, ठीक है भाई, 24 को करो, माइनस की 76 को करो, ठीक है भाई, इसको आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है, ठीक है भाई। आपने भिन्नों को भी, है ना भाई, 7वीं 8वीं क्लास में आपने भिन्नों को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया होगा, अरे भाई किया होगा ऐसे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया होगा ना भाई, ऐसे। हम्म, हाँ, भिन्नों को भी आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया होगा। अब आपने जब आप बड़े हो गए थे, पता है ना, आपने 9th क्लास में आ गए थे, तो आपने इस अंडरूट वाली संख्या को भी आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया होगा, ठीक है भाई, क्या, हाँ, रूट वाली संख्याओं को भी आपने संख्या रेखा पर क्या किया होगा, प्रदर्शित किया होगा। तो आपने कुछ नोटिस किया क्या, मैंने ये जो पूर्णांक लिए, पूर्णांक संख्या लिए, ये आपने देखा है प्लस में भी है और माइनस में भी है, मैंने भिन्न भी लिए, ये भी प्लस में है और माइनस में भी है। तो आपने कभी नोटिस किया क्या भाई, भाई ये जो अंडरूट में स्क्वायर रूट वाली संख्या है ये प्लस प्लस में क्यों है, माइनस वाली क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो माइनस वाली संख्या होती है ये कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या होती है। जो माइनस के अंदर जो संख्या आती है, अंडरूट के अंदर जो माइनस आ जाता है वो क्या हो जाता है, काल्पनिक मान हो जाता है। आगे बात समझ, इसलिए इससे आपने 9th क्लास में इसको तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया होगा, लेकिन इसको आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया है, क्योंकि ये काल्पनिक नंबर है, और काल्पनिक नंबर को आप प्रकट नहीं कर सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है भाई। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इतना ही ध्यान रखना है, वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं और काल्पनिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं करते हैं, ठीक है भाई। अब जाहिर सी बात है, देखो भाई, ये काल्पनिक नंबर है, ये तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इनको पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं भाई। हमें केवल ये वास्तविक संख्या पढ़नी है, पूरे चैप्टर में हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। देखो देखिए आगे चलते हैं। हाँ, देखो आपके सामने आ रही है अब सम्मिश्र संख्या, पहले बात की थी हमने सम्मिश्र संख्या क्या होती है, भाई ये भी तो बात की थी हमने, सम्मिश्र संख्या।
सम्मिश्र संख्या होती है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिलके क्या बनाती है, सम्मिश्र संख्या। अब देखो देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको भाई, जो सम्मिश्र संख्या है इसका व्यापक रूप मैंने लिखा है आपके सामने a प्लस आयोटा बी। देखो देखिए कैसे आया है आपके सामने। अब मुझे एक बात बता दो, एक ही बात बता दो आप तो, मैंने वास्तविक संख्या ले ली, कोई भी वास्तविक संख्या ले लिया आपके सामने, जैसे मैंने ले लिया 5 ले लिया। 5 एक वास्तविक संख्या है क्योंकि आप इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हो। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या ले ली, जैसे मैं मान लेते हैं -7, -7 क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया इसलिए काल्पनिक संख्या हो गई। ठीक है भाई। अब देखो देखिए मुझे एक बात बताओ, तो इन दोनों का योग क्या कहलाएगा, सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं अंतर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई, जरूरी नहीं योग ही हो भाई, दोनों का माइनस भी हो सकता है, दोनों को जोड़ोगे घटाओगे कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों मिलके सम्मिश्र संख्या बनाएगी। अब आपको पता होगा, आपने बड़ी क्लासों में 11th-12th में पढ़ा होगा, आयोटा का मान होता है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 होता है भाई। आयोटा स्क्वायर स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। अब मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर को हटाएंगे तो आयोटा का मान कितना आ जाएगा आपके सामने, माइनस का अंडर रूट में 1 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो देखिए आप मुझे एक बात बताना, आप लोग मुझे एक बात बताओ भाई, इस हाथ के मल्टीप्लाई में कुछ भी है ही नहीं है, तो आप इसके मल्टीप्लाई में 1 लिखो तो कोई आपत्ति है क्या? अरे किसी का पेट दर्द कर रहा है क्या भाई? साथ के मल्टीप्लाई, भाई मल्टीप्लाई में तो एक तो सभी की रहता है। ठीक है, ये तो आत्मा है भाई। हाँ, मुझे एक बात बताओ, ये अंडरूट है भाई, ये जो अंडरूट है ये दोनों के ऊपर है भाई, ये -1 के ऊपर भी है और 7 के ऊपर भी है, तो अलग अलग करते हैं भाई। भाई इन दोनों को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अब आपको पता है -1 अंडरूट -1 का मान कितना होता है, आयोटा कितना होता है, आयोटा अंडरूट 7। इसलिए देखो ये हो गया a प्लस आयोटा b। तो आपसे पूछ ले ये इसमें से क्या काल्पनिक संख्या है क्या, ये भाई काल्पनिक संख्या ही तो है। जरूरी नहीं आपको ऐसे दे दे, आपको ये बोल दे भाई, आपको बोल दे भाई इनमें से बताओ कौन सी काल्पनिक संख्या है। हाँ भाई, ये तो दोनों ही काल्पनिक संख्या है। ऐसे नहीं आप आपने एक तो प्रणी ले लिया भाई, काल्पनिक संख्या कब होगी, जब अंडर रूट के अंदर माइनस हो जाए। भाई माइनस को गायब भी कर सकता है, छुपा भी सकता है भाई, ये और ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, इसका मतलब जहां पे आयोटा दिख जाता है तो वो भी एक काल्पनिक संख्या होती है। आगे होगी बात समझ? तो फिर चले आगे। हाँ, तो मैंने बताया था आपको अभी भी भाई, हमें काल्पनिक संख्या तो पढ़नी नहीं है, हमें केवल कौन सी संख्या पढ़नी है, वास्तविक संख्या। ठीक है भाई। अब आपको ये ध्यान रखना है, वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। देखो देखिए आप नोट कर लिए जाए भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो देखिए, हाँ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं भाई। आपको पता है वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स। पहले तो आप ये बताओ, वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं भाई, इसको किस पे प्रदर्शित करते हैं, संख्या रेखा पर। इस संख्या रेखा पर हम निरूपित करते हैं वास्तविक संख्याओं को, इसका मतलब है ये इसी के तो पार्ट है। इसका मतलब परमेय संख्या को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं और अपरमेय संख्या को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। देखो देखिए परमेय संख्या कौन सी होगी, आपको पता होगा, अभी भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपके सामने हो गया 2 -3 -7/5। ठीक है भाई, -24/29, चलो भाई 13 ही मान लेते हैं ऐसे। तो ये संख्या कौन सी होगी आपके सामने, परमेय संख्या होगी। ठीक है भाई। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अपरमेय संख्या कौन सी होगी, जो अंडरूट वाली है, √2, √3, √5, √6। ये कौन सी संख्या होगी आपके सामने, अपरमेय संख्या होगी भाई। मैंने बताया था अभी अभी आपको, अभी बताया था आपको, ये देखो वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था। तो ये आपके सामने है, ये आपके सामने परमेय संख्या होगी और ये आपके सामने अपरमेय संख्या हो गई। ठीक है भाई। हाँ, अब तो देखो आगे,
इसका मतलब है परमेय संख्या को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं और अपरमेय संख्या को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, परमेय संख्या किसे कहते हैं? बचपन से आपने रट रखा है, याद रख रखा है, हाँ भाई तोते की तरह याद रखा है। विच कैन बी रिटन इन पी वाई क्यू फॉर्म, जिसे हम पी अपॉन क्यू, वे संख्या है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 है और पी और क्यू क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ये लाइन तो आपने बिल्कुल कत्ते ही रट रखी है। अब जाहिर सी बात है, ये परमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या। क्या कह रहे हो भाई? ये तो हमें भी पता है। अरे भाई आपको पता है लेकिन आप यहाँ पे आए हो। मेरे एक तो आपको सबसे बड़ी बात ये है, लोगों का आजकल क्या है कि टीचर के ऊपर विश्वास कम रहता है, ठीक है भाई? हाँ, तो आप मेरे ऊपर विश्वास करके आए हो तो आपको कुछ अलग ही सीखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे देखो, देखिए चलते चलो, आप तो कुछ नहीं है, आपको पता है। अरे कुछ तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। आपको आगे जाके पढ़ाओगे कैसे? हाँ, टीचर बना के ही छोड़ेंगे आपको, चिंता ना करो बेस। हाँ, भरोसा करो, रखो पहले। देखो भाई, ये परमेय संख्या है। परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? देखो ए लगा है, केवल परमेय के केवल ए ही तो लगा है। इसका मतलब आपने देखा होगा सत्य और असत्य है। सत्य क्या कहता है? ये सही है। असत्य क्या कहता है? ये बिल्कुल कतई ही गलत है। इसका मतलब उल्टा ही तो काम करता है। इसका मतलब है परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब इसके ए तो लगा केवल। अपरमेय संख्या क्या होगी फिर? जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। बात तो यही है, परमेय संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। अब आप मुझे बताओ महान भावों, ठीक है, महान आत्माओं, आप मुझे एक बात बताओ, इससे इसने कौन सा बड़ा महान काम कर दिया है जो आप इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख रहे हो? और इस बेचारे ने कौन सा पाप कर दिया जिसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? बताओ, इसका कारण बताइए मुझे। भाई इसने कौन सा तीर मारा होगा जिसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख रहे हो? इस बेचारे ने कौन सा कांड कर दिया है जो आप इसको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? क्या कर दिया है? हाँ, बेचारा गरीब आदमी था, लिख देते इसको भी। हाँ, कौन सा पाप कर दिया भाई? ऐसा तो नहीं है भाई ये शादीशुदा नहीं है, सिंगल आदमी है, समाज में इसकी इज्जत नहीं है इसलिए नहीं लिखा। हाँ, देखो देखिए, इसका पीछे कारण जानने के लिए, देखो देखिए सबसे बड़ा कारण है, इसका पीछे कारण जानने के लिए हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याएं। देखो देखिए दशमलव संख्या क्या होती है? दशमलव संख्या आपके सामने 3 प्रकार की होती है। देखो देखिए, दशमलव, टर्मेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है भाई। देखो देखिए, आपको बताना चाहूंगा शांत दशमलव। शांत दशमलव कब आता है? जैसे आप मुझे एक बात बताना, अगर मैंने 1 में 4 का भाग लगाया, आपको पता है 1 में 4 का भाग जाता नहीं है, तो 0 पॉइंट लगाया तो कितना हो गया? 10। 10 में 4 दूनी 8, कितना बच गया भाई? 2, 20 हो गया। 4 पंजो 20। अब इसका मैं पॉइंट हटाऊं तो कितना हो गया भाई? 25/100। भाई पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, पॉइंट के बाद में 2 संख्या तो 2 जीरो आ जाएगा। देखो ये 25 से कट रहा है, 1/4। देखो फिर से वही आ गया था, 1/4 था। अब आपने 1 में 4 का भाग लगाया तो ये दशमलव के बाद में 2 कदम चला और रुक गया। अब देखो देखिए 1/8। अब आपको पता है 1/8 में क्या होता है? भाग जाएगा नहीं तो हमने 0 पॉइंट लगा दिया तो 10 हो गया, फिर हो गया 1, 2 बच गया भाई 20 हो गया, 4 दूनी 8, फिर बच गया 4, 4 पंजो 20। तो आपने देखा, देखिए इसका पॉइंट हटाओगे तो कितना हो गया भाई? 125/1000। भाई पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो 3 जीरो आएगा, 125 से कट जाएगा ये, ठीक है। 125 आटा कितना होता है भाई? 1000 होता है। तो आपने कुछ नोटिस किया क्या? आपने कुछ नोटिस किया क्या? ये शांत दशमलव था बेचारा, ये शांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं? जो थोड़ी दूर चलने के बाद में क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, जो रुक जाता है। चाहे वो पॉइंट के बाद में 1 कदम चले, 2 कदम चले, चाहे 10 कदम चले, चाहे 20 कदम चले, चाहे 100 कदम चले, जो चाहे 1000 कदम चले, जो रुकता है वो क्या होता है? शांत होता है। भाई एक रे एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा ना भाई। हाँ हाँ,
ऐसे दशमलव को हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं, आप मुझे एक बात बताना भाई, आपके सामने ये दशमलव लिखा मैंने, सामने ये पॉइंट के बाद में 4 कदम चला और रुक गया, इसका मतलब ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव का पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना जाएगा भाई आपके सामने, 10,000 आ जाएगा भाई, 4 जीरो लग जाएगा। हाँ, तो आपने कुछ नोटिस किया क्या, ये जो बेचारा शांत दशमलव था, शांत दशमलव था, इसको आपने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। देखो इसको आपने किसके रूप में लिख दिया भाई, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या भाई, शांत दशमलव को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, क्योंकि शांत दशमलव होगा उसका पॉइंट हटाते ही आपको पी अपॉन क्यू रूप मिल जाएगा। अब देखो, देखिए, अब यहाँ पे आता है अशांत, और इधर भी क्या आता है, अशांत। अशांत का मतलब समझो आप, मीनिंग क्या होता है, शांत का मतलब क्या होता है, जो रुक जाता है, ठीक है भाई, थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाता है। अशांत का मतलब है उसमें एनर्जी फुल है, इन्फिनिटी एनर्जी है, वो कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है भाई। हाँ, शांत का मतलब जो रुकता है, अशांत का मतलब जो कभी न रुकने वाला दशमलव। जैसे आप मुझे एक बात बताना भाई, जैसे मुझे आप लोग एक बात बताओ। हाँ, आपने, आपको पता है जब आप एक में तीन का भाग लगाते हो भाई, आप किस में, एक में तीन का भाग लगाते हो, आप एक में तीन का भाग लगाते हो तो कितना आता है भाई, 0.3। भाई एक में तीन का भाग नहीं जाता है तो आप क्या लगाते हो, 0 पॉइंट। जैसे ही 0 पॉइंट लगाया तो कितना हो गया भाई, 10। 10 में तीन का भाग 9, 3 बार ही गया, 9 हो गया। फिर कितना बच गया भाई, 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ फिर 10 हो गया। 10 में तीन का भाग 3 बार ही जाएगा, फिर 1 बच गया, फिर 10 हो गया भाई। तो आपको पता है ये अनंत बार ही जाता है। क्या रुकता है क्या, ये कभी नहीं रुकता है ना। हाँ भाई, ये रुकता है कि आप मुझे एक बात बताओ, एक में तीन का भाग लगाते तो 0.333 अनंत तक जाता है, ठीक है भाई। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये तीन बार बार आ रहा है, ये तीन क्या आ रहा है भाई, बार बार आ रहा है, इसलिए हमने इस तीन के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इस तीन के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। जैसे ही बार को हटाया, मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही बार को कैसे हटाते हैं, एक अंक के ऊपर बार है तो नीचे आपको एक नो लिखना है, ठीक है भाई। 2 अंक के ऊपर बार होगा तो 2 नो लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा बार हटाना किसे कहते हैं। देखो, अब आपको बताइए 3 से कट रहा है, तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने बार को हटाया, ये दशमलव था अशांत, लेकिन ये आवर्ती था, ये रिपीट हो रहा था, देखो ये 3 बार बार आ रहा था, इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव है ये, ठीक है। इसलिए ये 3 बार बार आ रहा था, ज्यादा ही नाटक कर रहा था ये 3, तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। जैसे ही बार को हटाया, जैसे ही बार को हटाया तो हमें पी अपॉन क्यू रूप मिल गया। अब इसको चाहे तो आप काट भी सकते हो, देखो फिर से आपके सामने 3 से कट रहा है ना ऊपर नीचे से, तो वापिस पी अपॉन क्यू रूप मिल गया भाई, मिल गया ना आपके सामने। तो इसका मतलब है अशांत आवर्ती दशमलव को भी हम पी अपॉन क्यू रूप में लिख सकते हैं भाई, इसको भी हम पी अपॉन क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इसका मतलब देखो, अशांत, अशांत का मतलब हो गया जो नहीं रुकने वाला। आवर्ती का मतलब होता है जो रिपीट होता है, बार बार आता है। अनावर्ती का मतलब है जो रिपीट नहीं होता है। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके सामने एक दशमलव लिखा है, एक और उदाहरण दे दूं मैं आपको, ठीक है भाई, एक और उदाहरण दे देते हैं। ये उदाहरण देखो आप, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने। आपको पता है ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है, इसलिए अशांत है। आपको पता है 494949 बार बार आ रहा है, इसलिए हमने 49 के ऊपर क्या लगा दिया भाई, बार लगा दिया, ठीक है भाई। अब आपको पता है 2 अंक के ऊपर बार है, जैसे ही बार को हटाया तो नीचे हम 2 9 लगाएंगे, ठीक है भाई। जैसे ही बार को हटाया हमें पी अपॉन क्यू रूप मिल गया। अब देखो उस दशमलव को देखो, थोड़ा गौर करके देखो, वो अनंत तक जा रहा है भाई, इसलिए वो अशांत है, लेकिन वहां पे कोई रिपीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे 46 49 बार बार आ रहा था, तो यहाँ पे नंबरों का रिपीटेशन चल रहा था भाई, चल रहा था। आपको पता है, देखो भाई 4 के बाद में 9 आ रहा है, 9 के बाद में क्या आएगा फिर से भाई, 4 आएगा।
भाई 9 के बाद में क्या आएगा, फिर से 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे आएगा भाई, आएगा। तो इसमें आप बता सकते हो, क्या बताओ उसमें 5 के बाद में क्या आएगा, बताओ भाई उसमें 5 के बाद में क्या आएगा। आप नहीं बोल सकते ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 7 के बाद में 3 है, तो यहाँ पे 7 के बाद में 8 है, ये तो यहीं पे चेंज हो गया, ठीक है भाई। तो आगे का नंबर नहीं बता सकते भाई, भाई उसमें आगे का नंबर नहीं बता सकते भाई। हम्म, उसमें आप आगे का नंबर नहीं बता सकते। देखो 8 कर देते हैं इसको, चलो। हाँ, तो आप मुझे एक बात बताओ, उसमें कोई नंबर बार बार आ रहा है क्या, है कोई सर्किल बन रहा है कि, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 49 49 49 का नंबर हम बता सकते थे भाई, 49 49 बार बार आ रहा था, वहां पे बताओ कोई नंबर बार बार आ रहा है क्या आपके सामने, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना। क्या जब कोई नंबर बार बार नहीं आ रहा है, क्या इसकी तरह हम बार लगा सकते हैं क्या उसमें, भाई लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। भाई बार को हटाएंगे तभी तो हमें पी अपॉन क्यू रूप मिलेगा, भाई जैसे ही बार को हटाएंगे तब हमें पी अपॉन क्यू रूप मिलेगा। भाई इसमें हम बार लगा ही नहीं सकते हैं, तो हटाओगे कैसे, इसका मतलब है इसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आप इसमें बार लगा नहीं सकते, लगा नहीं सकते तो हटा भी नहीं सकते। भाई बार को हटाओगे तभी तो, देखो दोनों ही अशांत है, अशांत में कब आपको पी अपॉन क्यू रूप मिलेगा, जब बार को हटाएंगे तभी तो मिलेगा ना। हाँ, तो उसमें बार लगा ही नहीं सकते तो हटाओगे कैसे, इसलिए उसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं भाई। देखो इसको आप नोट कर लो। अब आपको पता है, आप चिल्ला रहे थे, हाँ भाई वो संख्या जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो परमेय संख्या, जिसको नहीं लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में वो अप्रमेय संख्या। अब देखो आप, अब मुझे एक बात बताओ, इसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख रहे हो, इसका मतलब ये परमेय संख्या होगी, इसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख रहे हो, इसलिए भी ये कौन सी संख्या होगी आपके सामने, परमेय। इसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए कौन सी संख्या होगी भाई, अपरमेय संख्या। हाँ मतलब है, इस बेचारे ने कौन सा पाप कर दिया भाई, ये बेचारा इस समाज में पैदा हो गया, दिक्कत यही है, क्योंकि अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है आपके सामने, अशांत अनावर्ती। आगे बात में, अशांत अनावर्ती, आप इसको नोट कर लिए जाए, ठीक है भाई, फिर हम आगे चलते हैं भाई। हाँ देखो देखिए, अरे आपको पता नहीं है क्या, देखो जैसे मान लेते हैं अपरमेय संख्या अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, आपको पता है इसका मान 1 4 1 4 ऐसे अनंत तक जाता है, ठीक है। इसका मान आपको पता है 1.732 ऐसे 0 5 ऐसे अनंत तक जाता है। क्यों, ये क्योंकि इसका देखो आप दशमलव प्रसार देखोगे ये अशांत है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं होगा आपके सामने, ठीक है भाई, अनंत तक जाता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए कौन सी संख्या होगी भाई, अपरमेय संख्या है, ठीक है भाई। इसलिए पूछा जाता है आपसे अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है, अशांत अनावर्ती, ठीक है भाई। चलिए आगे देखो, अब आपको मैंने बताया था आपको बार हटाना है, ठीक है भाई, बार का लोचा आया था, बार कैसे हटाते हैं, देखो देखिए, और 100% देखो ये बार वाला आया था, हर बार किसका हटाते हैं, अशांत आवर्ती का ही, ठीक है भाई। अब आप देखो देखिए, इस पे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने जीरो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन डाल दिए मैंने इसमें, ठीक है भाई, इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा। जैसे आप देखो, हाँ जीरो लेवल से देख लो, आपको पता है एक अंक के ऊपर बार है, तो इसलिए 1 9 लगाएंगे, संख्याओं को लिखो पहले तो, फिर नीचे लगाएंगे 1 9। अब आपको पता है ये 3 से कट रहा है, तो ये हो गया 2/3, इसका मतलब 2 में आप 3 का भाग लगाओगे ना, तब आपके सामने 0.66666 ऐसे आएगा, ठीक है भाई। हाँ, अब जैसे जैसे देख लो आप, आपके सामने ये 3 संख्या है, 3 संख्या के ऊपर बार है, तो बार को हटाएंगे, बार को हटाएंगे, पहले तो संख्याओं को लिखो एज इट इज, बार को हटाएंगे तो 3 अंक के ऊपर बार है, तो 3 9 लगाएंगे भाई, ठीक है। तो ये हो गया इसका पी अपॉन क्यू रूप। अब मुझे एक बात बताओ,
अब इसका पॉइंट, भाई बार का क्या होता है भाई, बार के सामने जो पॉइंट होता है वो बार के साथ हट जाता है, पॉइंट हटाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, बार हटा दिया तो पॉइंट हट गया ऑटोमेटिक, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे, अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप देखो, आप लोग यहाँ पे तीन, पहले तो संख्याओं को लिखना है आपको, सबसे पहले एक ही काम करना है, पहले संख्याओं को लिख देते हैं। आप ये देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है, तीन संख्या के ऊपर बार है, इसलिए हमने 3 9 लगा दिया। तीन संख्या के ऊपर बार है इसलिए हमने 3 9 लगा दिया। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, देखो 4 के ऊपर बार नहीं है तो उसको आप संख्याओं में से घटाओगे, भाई उसको आप किस में से घटाओगे, संख्याओं में से घटाओगे, ठीक है भाई। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने, 4385, ठीक है, 999। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है भाई, तो क्या करना है भाई, पहला एक ही काम करना है, संख्याओं को एज इट इज लिखना है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही 9 लगाओगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको आप संख्या में से घटा दोगे। देखो 4 के ऊपर बार नहीं था तो 4 घटा दिया हमने, ठीक है भाई। अब देखो, देखिए यहाँ पे देखो आप लोग, वही काम करना है, एक सेकंड भाई, हाँ देखो, देखिए आप लोग, आपको वही काम करना है, पहले तो संख्याओं को लिख देते भाई, पहले तो मैंने संख्याओं को लिख दिया 35 49, ठीक है, पहले संख्याओं को लिख दो, पॉइंट बार सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, पहले संख्याओं को लिख दिया हमने। फिर आप देखो, आप ये देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है, आप देख रहे हो 2 अंक के ऊपर बार है, इसलिए हमने 2 9 लगा दिया, लगा दिया। अब दूसरा काम करना है आपको, तो देखो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको आप इसमें से घटाओगे, इसमें से क्या करोगे भाई, घटाओगे, ठीक है भाई। तो आपके सामने ये आ जाएगा, आपके सामने 35 1 4, 3514/99। इसका मतलब है 3514 में आप 99 का भाग लगाओगे ना, तो ये 35.49 आता जाएगा, ठीक है भाई, चाहे लगा के देख लो आप। हाँ, अब देखो, देखिए यहाँ तक तो आपको कुछ जोर नहीं आएगा। अब देखो, देखिए असली बात तो ये है, अब देखो क्यों, क्यों है यहाँ पे, देखो आप पहले तो आप संख्याओं को लिखो, आप पहला काम, सबसे पहले आप बार बार को सबको भूल जाओ आप, ठीक है, केवल घर वालों को याद रखना है भाई, और सबको भूल जाओ। हाँ, तो हमने घर वालों को याद रख लिया भाई, ठीक है, हमने संख्याओं को एज इट इज लिख दिया। अब आपको क्या काम करना है, अब देखो बार कितने अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, इसलिए हमने 2 9 लगा दिया, जाहिर सी बात है। दूसरा काम ये करना है, तीसरा काम क्या करना है आपको, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दोगे। देखो 243 के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट तो भूल ही जाना है, मैंने बोला ना सबको भूल जाओ आप, 243 के ऊपर बार नहीं है तो उसको हमने घटा दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अब देखो यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे है जी, ये पॉइंट है, इतनी देर तो ये पॉइंट देखो बार के साथ ही था, इतनी देर तो ये पॉइंट बार के साथ ही, बार के साथ ही था, ये पॉइंट बार के साथ ही था, लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये जो जो 0 पॉइंट, देखो आप जो आपके सामने आ रहा है 0.3 और 6 9, इसका मतलब ये पॉइंट इस 3 का भी है और ये 6 9 का भी क्या है, पॉइंट है। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, आप मुझे एक बात बताओ, इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, भाई ऐसे लिखूंगा, भाई इसको जोड़ेंगे तभी तो आएगा, मुझे एक बात बताओ, अरे भाई तभी तो आएगा। अब इसका मतलब ये पॉइंट, पॉइंट के बाद में जो संख्या होती है उसका हक होता है। अब ये पॉइंट 3 का भी है और 69 का भी ये पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका पॉइंट कैसे हटेगा, आपको पता है बार के साथ पॉइंट हट जाता है, बार को हटाओगे तो इसका तो पॉइंट हट गया, भाई इसका तो पॉइंट हट गया, लेकिन इसका तो पॉइंट हटाना पड़ेगा, भाई इसका पॉइंट है जो 69 का पॉइंट है, तो ये तो बार के साथ हट गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन इस 3 का तो पॉइंट रह गया ना भाई, तो इस 3 का पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा भाई, 10 आएगा, आगे बात में। तो ये ध्यान रखना है, अगर पॉइंट के बाद में संख्या होती है, बार को छोड़ के, बार वाली संख्याओं को छोड़ के, जैसे मान लेते हैं पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो इसलिए आप 1 0 लगाओगे,
आगे पास में, इसलिए आप कितनी जीरो लगोगी भाई, एक जीरो लगाओगी। तो आपके सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 126 अपॉन 90 ठीक है भाई। आगे होगी बात समझ में, चाहे आप भाग लगा के देख सकते हो, ठीक है। हाँ देखो, देखिए अब देखो, सबसे बड़ा सवाल ले लिया, इससे तो बड़ा क्या ही सवाल हूँ। हाँ अब क्या है इसमें, देखो आप लोग, पहले तो संख्याओं को हम लिखेंगे एज इट इज। पहला तो हमारा यही काम रहेगा भाई, 24 57 698। पहले मैंने संख्याओं को लिख दिया, बार पॉइंट को सबको भूल गया मैं तो, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, अब ये देखो कितने अंक के ऊपर बार है भाई, 3 अंक के ऊपर बार है, इसलिए हम 3 9 लगाएंगे, ठीक है। अब जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको घटाएंगे भाई, किसके ऊपर बार नहीं है, देखो 324 57 के ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है, इसको हम क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। पहला तो ये काम है, संख्याओं को एडजेटिव लिखेंगे, जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 लगाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाओगे। अब आपको ये देखना है पॉइंट के बाद में संख्या है क्या, पॉइंट के बाद में बार वाली संख्याओं को तो छोड़ो, ठीक है, क्योंकि इसका बार पॉइंट के साथ, देखो ये पॉइंट है, ये इसका भी पॉइंट है और ये 57 का भी पॉइंट है, लेकिन इस 57 का तो पॉइंट हटाना पड़ेगा। अब आपको पता है पॉइंट के बाद में ये दो संख्या है, तो नीचे कितनी जीरो आएंगे भाई, 2 जीरो आएंगे। नीचे कितनी जीरो आएंगे भाई, 2 जीरो आएंगे। तो आपके सामने हो गया ये 324 25 और, ठीक है भाई, ये कितना हो गया, 241 और अपॉन कितना हो गया भाई, 99900, ठीक है भाई। हाँ, क्या आ जाएगा इसका, पेपोन के रूप आ जाएगा आपके सामने, ठीक है भाई। इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं। ऐसे हटाते भाई बार, समझ में आया आपको बात, नोट कर लो भाई। हाँ चलिए भाई आगे देखो। हाँ अब देखो असली परिभाषा, अब आज के बाद आप ऐसे नहीं बोलोगे भाई, परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिसको पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, क्यू और नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भाई पुरानी परिभाषा होगी भाई। हाँ अपडेट सुनो आप, वे संख्या है जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो, अभी भी बताया था मैंने, या तो उनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो, या फिर कैसा हो, अशांत आवर्ती हो। वे संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अगर शांत आ रहा है और अशांत आवर्ती आ रहा है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू और नॉट इक्वल टू जीरो है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है, वो कौन सी होगी, परमेय संख्या है। ये इसकी पूरी डेफिनेशन है भाई, अपरमेय संख्या वे संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, ठीक भाई, कैसा हो, अशांत अनावर्ती हो। भाई आपको पता है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा उसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये कौन सी संख्या होगी भाई, अपरमेय संख्या होगी, ठीक है भाई। आप नोट कर लो, देखो देखो आगे चलते हैं अब। हाँ भाई, अब वास्तविक संख्या, अब आपको पता है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं भाई, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। भाई आपको पता है वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। भाई वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा था हमने, परमेय और एक अपरमेय संख्या। इन दोनों के समूह को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ये आपके सामने वास्तविक संख्या की पूरी डेफिनेशन होगी है, ठीक है भाई। हाँ देखो देखिए आगे चलते हैं भाई। अब देखो शांत दशमलव, अब देखो जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई संख्या दे दी है, अब आपको बता दिया जाएगा आपके सामने, अब आपको पता है शांत और अशांत आवर्ती संख्या है, आवर्ती दशमलव है, तो आपको एक संख्या दे दी जाएगी, परमेय संख्या जैसे पी अपॉन क्यू रूप दे दिया जाएगा आपको। तो अब आपको बताना है भाई, इसको सोल्व करोगे तो दशमलव प्रसार शांत आएगा या अशांत आएगा, ठीक है भाई, ठीक। तो कब आएगा, अब जैसे मान लेते हैं आपको सामने मैंने उदाहरण दे रखे हैं, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे आपको क्या करना है, आपको जो परमेय संख्या दे दी होगी भाई, आपको कोई परमेय संख्या दी होगी, पी अपॉन क्यू के रूप में कोई संख्या दी होगी, तो आपको क्या करना है, या तो पी में क्यू का भाग लगा के देख लो दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है, ठीक है,
भाई रुक रहा है तो शांत हो जाएगा, या फिर अनंत तक जा रहा है तो अशांत हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए, तो आपको या तो यह भाग लगा के देख लो, देसी तरीका है, या फिर आप क्या करो, इस क्यू का आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। क्यू का क्या निकालो आप? अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका, निकालो इसका। अगर अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हो, अगर वो अभाज्य गुणनखंड मान लेते इस क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात में आ गया, पूरा पूरा 2 की घात में आ गया, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। या फिर इस क्यू का भाज्य गुणनखंड 5 की पावर में आ गया, 5 की पावर में आ गया, ठीक है, 5 की पावर में कुछ भी आ जाए, या तो पूरा पूरा 2 की घात में आ जाए, या फिर पूरा पूरा 5 की घात में आ जाए, या फिर ये पूरा पूरा किसकी घात में आ जाए, क्यू का भाज्य गुणनखंड 2 की और 5 की घात में आ जाए। ठीक है, तब दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इस 3 ही कंडीशन में दशमलव प्रसार क्या होगा भाई? शांत होगा, वरना अशांत होता है। क्योंकि आप देखो भाई, 2 का आप किसी में भी भाग लगाओ, 2 का क्यों, 2 की जो फैमिली है उसका किसी में भी भाग लगाओ, ठीक है भाई। 2 की फैमिली का मतलब ऐसे नहीं आप 6 ले लो वो बात नहीं भाई। 2 की फैमिली का मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 4 8 16 32, ठीक है, 64 128 जो भी है, 512 जो भी है आपके सामने, तो इनका आप भाग लगाओगे, 2 की घात का भाग किसी में भी लगाओ, ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, नंबरों को शांत कर देते हैं। भाई ये 2 और 5 ऐसे प्राणी हैं, कितने भी महान भाव प्राणी हो उसको क्या कर देते हैं, ये शांत कर देते हैं। इसका मतलब आपको दशमलव प्रसार क्यों का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, या तो 2 की घात में आ जाए, या 5 की घात में आ जाए, या 2 और 5 की घात में आ जाए, तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब देखो देखिए, अशांत की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने भाई, आप क्या करोगे भाई, पी और क्यू का आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, पी और क्यू का आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, किसका? क्यू का। आप क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, वो 2 की पावर में न आके, 2 और 5 ना आके इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत, अशांत होगा। अब तो ये देखो भाई, या तो 3 की पावर में हो कुछ, या फिर आप देखो 11 की पावर में हो, क्योंकि आप जो 3 और 11 है, ये तो 2 और 5 है, ये नंबरों को शांत करते हैं, लेकिन ये 3 और 11 है, ये क्या करते हैं? नंबरों को पुश करते हैं, है ना, अनंत तक ले जाते हैं। मतलब ये रिपीट करते हैं भाई, 3 और जो 11 है, ये नंबरों को क्या कर देते हैं? बार बार रिपीट कर देते हैं। अब 3 का भाग किसी में भी लगाओ, ऐसे नहीं आप 3 का भाग 2 में लगा दो भाई, 12 में लगा दो भाई, 4 आ रहा है, हाँ ये तो शांत हो गया, नहीं। 3 का भाग जिसमें नहीं जाता है, अविभाज्य संख्या, जो 3 से अविभाज्य संख्या है, उसमें आप 3 का भाग लगाओ, चाहे 11 का भाग लगाओ, तो ये 3 और 11 क्या कर देते हैं? नंबरों को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो रिपीट करेंगे तो अशांत आवर्ती दशमलव बन जाएगा। इसलिए आपको भाग नहीं लगाना, केवल क्यू का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है भाई। अब इसको नोट कर लिया जाए। देखो दी, जैसे मैं आपके सामने उदाहरण पेश कर रहा हूँ, आपके सामने ये उदाहरण है, ठीक है भाई। अब आपको या तो एक काम कर लो, 31 में 512 का भाग लगा के देख लो, ठीक है भाई, 512 का भाग लगा के देख लो भाई, ये शांत आ रहा है या अशांत आ रहा है। या फिर आप देखो, आप इस जो क्यू आ रहा है ना, ये क्यू, इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। 512 है, इसका आप क्या निकालो भाई? अभाज्य गुणनखंड। आपको पता है 2 का भाग जाएगा 6, ठीक है, फिर 2 का भाग जाएगा 128, फिर 2 का भाग जाएगा भाई 64, फिर 2 का भाग जाएगा भाई 32। भाई अभाज्य गुणनखंड तो निकालना जानते हो ना भाई, ये थोड़ी सिखाऊंगा मैं आपको, हाँ। अब आप देखो देखिए, अच्छा आपको आपके सामने जो 512 था ना भाई, 512 था, 512 था, एक सेकंड, 512 था, तो आपने क्या किया कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो ये देखो 2 की पावर कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 2 की पावर तो 10, 1024 होता है ना भाई, हाँ। तो ये 2 की पावर कितनी आ गई भाई? 9 आ गई। तो आपने क्या किया कि इस क्यू को आपने 2 की पावर के रूप में लिख दिया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भाई? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, चाहे भाग लगा के देख लो। अब देखो देखिए यहाँ पे
आप क्या करोगे, या तो 39 में 3125 का भाग लगा लो भाई, पहाड़ आता है तो आप लगा सकते हो भाई। हाँ, या फिर हम क्या करेंगे, इस क्यू का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे भाई। ठीक भाई। भाई 5 का भाग जा रहा है इसमें, कितना आ जाएगा 625। 5 का भाग जा रहा है 125। 5 का भाग जा रहा है भाई 25। 5 का भाग जा रहा है भाई 5। 5 का भाग जा रहा है 1। तो इसका मतलब है जो 3125 है, तो ये कितनी बार आ गया आपके सामने, 5 बार ही आ गया। ये 5 की पावर कितनी होगी, 5 होगी। तो आपने क्या किया है, इसको 5 की पावर के रूप में लिख दिया है। इसको किसके रूप में लिख दिया भाई, 5 की पावर के रूप में लिख दिया। 2 की घात में जिसको लिख दे वो शांत होता है। 5 की पावर में देखो पूरा पूरा 5 की पावर के रूप में लिख दिया, इसलिए ये क्या हो गया भाई, शांत हो गया। इस किया क्या भाई, ये तो बड़ा उदाहरण दे दिया मैंने। अब तो देखो छोटा ही देख लो आप। आपने कभी नोटिस किया क्या भाई, आपने, आप मुझे बताओ, 72 में आप 10 का भाग लगाते हो तो कितना आएगा भाई, 7.2। भाई एक जीरो का भाग लगाओगे तो पीछे से एक के बाद में पॉइंट लगा दो। आपने कभी नोटिस किया क्या, ये दशमलव प्रसार शांत क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखो इस 10 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालो, कितना आएगा भाई, 2 × 5 ही तो आएगा भाई। 2 × कितना आएगा, 5 आएगा। 10 का आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो ये आया आपके सामने 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो आपने इसको 2 और 5 की घात के रूप में लिख दिया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या आ रहा है भाई, शांत आ रहा है। क्या आ रहा है, शांत आ रहा है। आगे बात समझ में। तो आप ये भी देख सकते हो, अभी जो सवाल था आपके सामने, चौथा क्वेश्चन देख लो। 72 कितना था भाई, 79 अपॉन, इसका भाग लगाना है। या तो आप 320 का भाग लगा लो, या फिर आप इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। ठीक है भाई, या फिर इसका क्या निकालो आप, अभाज्य गुणनखंड। चौथा सवाल हो गया आपके सामने, 79 है, इसमें आप इसका भाग। ठीक है, करेंगे इसमें भाग नहीं लगाएंगे, हम देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड आ रहा है आपके सामने 16, 2 80। ठीक है भाई, 2 40, 2 आपके सामने 20, 2 10, 2 5 और 5 1। ठीक है भाई। तो आप देखो ये दो जो 320 था ना भाई, 320 था, तो आप ये देखो, ये 2 की घात 5 होगी भाई, 6 होगी, 2 की घात 6। हाँ 2 की घात 6 होगी भाई। 2 की घात 6 इंटू 5 की पावर 1। तो आपने क्या कर दिया, इसको 2 और 5 की घात के रूप में लिख दिया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या आया भाई, शांत आया। इसका दशमलव प्रसार क्या आया आपके सामने, शांत आया। लेकिन आप देखो, देखिए आप मुझे एक बात बताओ, आपने ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आपको पता है 2 में 3, 2 में आप 6 का भाग लगाओगे, 2 में आप 6 का भाग लगाओ, कितना आएगा भाई, 0.318, फिर 6×3 = 18, ये आएगा। देखो ये अनंत तक जाएगा। तो आपने कुछ नोटिस किया कि ये दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखो ये, आप 6 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे ना भाई, 6 का भाई आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, तो इसे 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर और 3 की पावर, भाई 2 तो आ रहा है लेकिन इसमें 3 आ गया। अगर 3 नहीं आता, केवल अकेला 2 आ जाता तो ये शांत हो जाता, लेकिन 2 के अलावा कोई भी नंबर हो जाए तो अशांत होगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, ये 3 शामिल है। ये 3 क्या करता है, नंबरों को रिपीट करता है, इसलिए अगर 3 और 11 मिल जाए तो वो होता है भाई अशांत, अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती। अब कोई भाई सोच रहा होगा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कब होगा, जब अभाज्य गुणनखंड में 7 मिल जाए। तो 7 क्या करता है, नंबरों को कम ही रिपीट करता है। ठीक है भाई, ये देखो आप। हाँ, तो आगे होगा आपको बात समझ में। तो आपसे पूछ ले, कोई परमेय संख्या दे दे, आपसे पूछ ले इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात में आ गया तो भी शांत हो जाएगा, 5 की पावर में हो गया तो भी शांत हो जाएगा, 2 और 5 की पावर में हो गया तो शांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आ गया बीच में 2 और 5 के साथ भी,
5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर भी आ गया तो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए भाई, देखो देखिए, हाँ अब देखो, आप देखो पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, आपको पता है ये पूर्णांक संख्या माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक होती है, कोई बात नहीं होती है, आपको भी पता है। सम संख्या, सम संख्या किससे कहते हैं, विच आर डिविजिबल बाय टू, जो दो से विभाज्य हो, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, वो क्या होती है, सम संख्या कहलाती है। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, टू के रूप होता है। ठीक है, इसको टू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आप बताओ 36 है, 36 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 18, सामने 38 है, लिख सकते हो। तो आप किस, कोई भी सम संख्या है इसको आप सभी को 2 के मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो, इसलिए ये 2 के रूप में लिखा जाता है। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो जीरो होता है ना भाई, आप मुझे एक बात बताओ, सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए। इसका मतलब आप देखो, जीरो में 2 का भाग जाता है क्या भाई, जाता है भाई, जाता है तभी तो जीरो आया भाई, जीरो में तो सभी का ही भाग जाता है, हमें सभी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है ये सम संख्या है या नहीं है। तो हम किसी को पहचानना है भाई ये सम संख्या है या नहीं है, तो उसमें 2 का भाग लगा के देखेंगे। अब हमने जीरो में 2 का भाग लगाया तो चला गया पूरा पूरा, इसका मतलब ये जीरो सम संख्या होती है। ठीक भाई, अब विषम संख्या, जो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाए, उसको हम 2 के ± 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने कोई विषम संख्या है भाई, 17 है, 17 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 × 8, 2 × 16 हो गया, और 16 में एक जोड़ोगे तो कितना हो गया भाई, 17। अब देखो यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 18, 2 × 18, इसमें से आप एक घटाओगे तो कितना आ गया भाई, 17। तो इसका मतलब 2 के + 1, 2 के - 1, ऐसे आप लिख सकते हो किसी भी विषम संख्याओं को। जैसे आपके सामने है, जैसे आपके सामने 41 है, 43 मान लो, 43 है, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 × 21, भाई 2 को आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 दूनी 42, 42 में आप एक जोड़ोगे तो कितना आ गया भाई, 43। ऐसे आप देखो, आप यहाँ पे 21 ले रहे हो तो आगे 22 ले लेना। ठीक है, काम इतना ही करना है, 2 × 22 तो कितना हो गया भाई, 44, 44 में आप एक घटाओगे तो कितना आ गया भाई, 43। इसलिए विषम संख्या का व्यापक रूप होता है 2 के ± 1 के रूप में होता है। ठीक है भाई, देखो देखिए आगे चलते हैं हम। हाँ देखो देखिए, प्रथम n सम संख्याओं का योग, मान लेते हैं आपको प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, मान लेते हैं आपको 5 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे। हाँ, n सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, मतलब 5 सम संख्याओं का योग। जैसे मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रथम 5 संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो आपको इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, हाँ अब करना है, जो लास्ट वाली संख्या आ रही है, लास्ट वाली संख्या आ रही है, उसको क्या करना है, अपने अगले नंबर से गुणा कर देना है। तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, हाँ आपने प्रथम n सम संख्याओं का योग, अरे सॉरी यार, एक सेकंड, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग आगे आएगा भाई। प्रथम n सम संख्याओं का योग, जैसे मान लेते हैं मैं शुरू की कोई सम संख्या ले रहा हूँ, 2, 4, 6 और 8 और 10। ठीक है, मैंने क्या क्या किया भाई, शुरू की मैंने 5 सम संख्या ले ली, को कितनी सम संख्या ले ली, 5 सम संख्या ले ली। अब इसका योग करना है, देखो आप तो एक तो देसी तरीका है, 10 हो गया, 20 हो गया, और ये कितना हो गया भाई, 30 हो गया, 30 आ रहा है। तो आपने कितनी सम संख्या ली है भाई, 5 लिए। तो अब इसको 5 को जोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, इस 5 को अगले नंबर से गुणा कर देना है। देखो n + n + 1, मतलब 5 को 5 सम संख्या ली है तो इसको अगले नंबर से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे मान लेते हैं इसके वर्गों का योग निकालना है, का योग निकालना है।
करना है, कितनी संख्या ली है आपने, n की जगह 5 रखना है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे आप क्या रखोगे भाई, 5 रखोगे। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वर्गों का योग हो गया। अब आ रहा है आपके सामने n विषम संख्याओं का योग। n विषम संख्या है, जैसे ये आपके सामने है, तो आपके सामने ये आपने 5 विषम संख्या ली है, इसका योग निकालना है। इन 5 विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो आप 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये 5 संख्या है तो इसका योग कितना आ जाएगा भाई, 25 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है भाई, तो आप देख भी सकते हो भाई, ये हो गया आपके सामने 10 और ये हो गया आपके सामने 10 और ये हो गया 5 25। ठीक है भाई, हाँ, तो ये तो भाई बचपन में पढ़ रखे हैं ये फॉर्मूले। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग n कोष्टक n+1 हो जाएगा। ठीक है भाई, वर्गों का योग। और आपने नोटिस किया क्या, यहाँ पे विषम संख्याओं का योग आ रहा है, लेकिन विषम संख्याओं के वर्गों का योग का कोई फॉर्मूला नहीं होता। भाई सम संख्या है, सम संख्याओं का योग होता है, सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है। विषम संख्याओं का योग है, लेकिन विषम संख्या के वर्गों का योग का कोई फॉर्मूला नहीं है भाई। ठीक है भाई, बनाएंगे कभी फुर्सत मिलेगी तो। ठीक है भाई, देख और चीज, अब देखो आप वॉल नंबर पूर्णांक संख्या है, ये 0 से चल होती है और अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। लेकिन आप देखो ये, इसके अंदर क्या प्राकृतिक संख्या आ रही है, मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर ये सारी की सारी कौन सी संख्या है, प्राकृतिक। ये नेचुरल नंबर है, सारी की सारी कौन सी संख्या है इसके अंदर, प्राकृतिक संख्या है। इसलिए हाँ कहा जाता है पूर्ण संख्या को आप प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हो, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, इसको आप अगर मान लेते हैं भाई, इसको आप, तो भाई आप पूर्ण संख्या कहना चाहते हो, पूर्ण संख्या कहना चाहते हो, तो आप मुझे एक बात बताओ, पूर्ण संख्या के अंदर 0 आता है क्या, इसके अंदर 0 है क्या, नहीं है। इसलिए हम इसको हम क्या नहीं कह सकते भाई, पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। इसलिए पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। ठीक है भाई, तो चले फिर आगे, ये तो छोटी मोटी जानकारी है। अब देखो, देखिए आगे नंबर साझा करो आप, देखो न प्राकृतिक संख्याओं का योग, हाँ अब आ रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ऐसे पूछा जा रहा है आपसे। मान लेते हैं आपके सामने n प्राकृतिक संख्या, मान लेते हैं आपने शुरू की 25 संख्या ली है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं n का मतलब हो गया ये 25 तक चल रहा है, तो आपको क्या करना है भाई, इसका योग निकालना है, तो इनको जोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, अंतिम नंबर को अगले नंबर से गुणा करना है और 2 से भाग लगा देना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये तो संख्याओं का योग है, अगर वर्गों का योग निकालना है, ठीक है भाई, वर्गों का योग निकालना है एन स्क्वायर, चलो यहाँ पे एन ही रख लेते हैं भाई। ठीक है, एन स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, एन को n+1 से गुणा कर दोगे और 2 का भाग लगा दोगे। ठीक है भाई, हाँ, तो ये तो लिखा हुआ है भाई। अगर आपको वर्गों का योग निकालना है तो फॉर्मूला ये है आपके सामने, घनों का योग निकालना है, घनों का योग। भाई अभी तो ये फॉर्मूले याद रखो, जब सवाल करेंगे जैसे, अगर आपको घनों का योग निकालना है तो फॉर्मूला ये है, केवल इसके स्क्वायर लगाना है, बस बात खत्म। ठीक है भाई, हाँ, देखो देखिए आगे चलते हैं। अगर क्यूब इसका स्क्वायर, हाँ घात 4 का योग निकालना है, घात 4 का योग निकालना है, तो आपके सामने फॉर्मूला है n कोष्टक n+1 6n³ प्लस 9n स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस n-1/30। ठीक है भाई, अब देखो सबसे important है ये श्रृंखला। अब आपको पता है ये प्राकृतिक संख्या है, उनके वर्गों का योग है। भाई प्राकृतिक संख्या है, वर्गों का योग है, तो हम फॉर्मूला ये लगाते हैं भाई, फॉर्मूला ये लगाते हैं। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे पहले तो प्लस आ रहा है, फिर क्या आ रहा है भाई, माइनस आ रहा है, पहले तो प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, अगर ऐसी श्रृंखला दिख जाए तो आपको क्या करना है, जो आपके सामने अंतिम, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 9 का स्क्वायर होता,
ठीक है, क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है। तो आप कुछ भी नहीं करते, आप देखो ये 9 है, कुछ भी नहीं करते, इस 9 को क्या करते आप अगले अगले नंबर से गुणा करते, 9 को अगले नंबर से, लास्ट में जो नंबर आ रहे हैं देखो ये प्लस का 9 है ना, तो प्लस के 9 को अगले नंबर से गुणा करते और 2 का भाग लगा देते। तो आपके सामने हो जाता, आपके सामने ये 5 से कट जाता, ठीक है, ये इसका आ जाता भाई 45 आंसर। ठीक है भाई, 45 आंसर आ जाता। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 8 तक ही होता, ये 9 तक नहीं होता भाई, ये 8 तक ही होता भाई, ठीक है, 8 तक होता तो आप क्या करते, इस 8 तक ही होता तो ये माइनस का 8 आ रहा है ना भाई, ये माइनस के 8 को अगले नंबर से गुणा कर देती, 9 से गुणा कर देती, फिर 2 का भाग लगा देती। ठीक है भाई, यही काम करना आपको, अगले नंबर से गुणा करके 2 का भाग लगाना है। तो ये हो जाएगा आपके सामने माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपके सामने माइनस का 36 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है भाई, तो एन सम पद दे रखे, सम पद का मतलब है देखो 8 पद दे रखे, इसलिए मतलब सम संख्या, एन का मतलब सम संख्या आ गई ना, 8 सम पदों का योग है भाई, 8 पद दे रखे मतलब सम पद दे रखे हैं, तो माइनस लगा के n+1 कर लेना है। ठीक है, अगर विषम पद दे रखे हैं 8 की जगह मैंने बता दिया अभी 9 पद दे रखे हैं भाई, 9 पद दे रखे हैं, ऐसे विषम संख्या है 9 पद है ना भाई, तो इसलिए विषम संख्या हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। आपको तो कुछ नहीं करना है, इसका तो लफाड़ छोड़ो, आपको केवल ये करना है, अंतिम पद चाहे 9 आ रहा है, चाहे 25 आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, उसको चिन्ह समेत लेना। जैसे ये प्लस का है तो प्लस का 9 लिया, यहाँ पे माइनस का 8 है तो माइनस का 8 लिया। ठीक है भाई, तो उस अंतिम पद को अगले नंबर से गुणा करके 2 का भाग लगा देना है। ठीक है भाई, हाँ, आगे चलते हैं हम। देखो, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उसके योगफल के बराबर होता है। जैसे आपके सामने मैंने 2 उदाहरण दिए, 2 प्राकृतिक संख्या है, इनके वर्गों का अंतर पूछा है, प्राकृतिक संख्या के वर्ग, इसका अंतर निकालोगे तो ये जो वर्गों का अंतर है इन संख्याओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अरे कुछ नहीं, ये आपको पागल बना रहा है। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आप मुझे एक बात बताओ भाई, हाँ, मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है 2 प्राकृतिक संख्या है, लगातार प्राकृतिक संख्या है, मुझे एक बात बताओ भाई, 12 के बाद में क्या आता है, 13 आता है। ऐसे नहीं 12 के बाद में 15 ले लो, 17 ले लो, लगातार लेना है। ठीक है, 24-25 ले सकते हो, 27-28 ले सकते हो। अब इसने बोला है इनके वर्गों का अंतर, इनका क्या करो आप, वर्ग करो। जैसे 13 का वर्ग कर दो और 12 का वर्ग कर दो, तो ये वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, जैसे आपके सामने ये हो गया 169, ये हो गया 144। ठीक है भाई, तो इनका वर्गों का अंतर कितना आया देखो, घटाओ, कितना आया, 25 आया। तो आपने कुछ लॉजिक, इसके पीछे लॉजिक देखो क्या काम कर रहा है, ये 25 कैसे आया, आपसे क्या पूछ रहा है, ये है क्या, आप मुझे एक बात बताओ, ये है आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो प्लस और एक बार माइनस, एक बार माइनस। तो प्लस का मतलब क्या है, दोनों को जोड़ेंगे, 13 + 12 और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अब बात बताओ, ये तो हमेशा एक होगा भाई, ये तो कितना हो गया भाई, 25 हो गया, लेकिन ये तो हमेशा एक ही होगा, हमेशा ये तो फिक्स है, एक ही होगा। क्यों होगा, अगर मान लेते आपने पद ले लिए 26 और 27, तो 26 में से 27 में से 26 घटाओगे तो भी एक आएगा। आपने लगातार संख्या ले ली, जैसे मान लेते 40 और 41, ठीक है भाई, 41 में से 40 घटाओगे तो भी एक ही आएगा। इसका मतलब ये वाला पार तो हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वर्गों का जो अंतर है किस पे निर्भर कर रहा है, इस पे निर्भर कर रहा है, वर्ग संख्याओं के योग के बराबर निर्भर कर रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए भाई, आपसे पूछ लिया जाए भाई, आपसे पूछ लिया जाए भाई, 13 का और 12 का, इनके वर्गों का अंतर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दोगे भाई, 13 + 12 तो कितना अंतर आएगा भाई, 25 आएगा। ठीक है भाई, ये आपके सामने ये कहानी है जो मैंने लिखी है। ठीक है, जैसे आपसे ले भाई एक और उदाहरण देख लो, जैसे आपके सामने पूछ ले भाई A1
और -46। इनके वर्गों का अंतर क्या होगा? तो आप इनके वर्गों का अंतर पूछ रहे हैं ना, तो ये अंतर क्या होगा? इन दोनों का योग होगा, दोनों का योग होगा। ठीक है भाई, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात समझ आपके सामने। चलते फिर आगे, देखो देखिए चलते हैं भाई, लंबी क्लास आएगी। अभाज्य संख्या, देखो भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आपने बचपन में पढ़ा होगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता हो। ठीक है, लेकिन नहीं, वो तो दूसरी क्लास की, थर्ड क्लास की परिभाषा है भाई। अब देखो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर, जिसके केवल ओनली फॉर दो फैक्टर हो, जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, ना तो दो से ज्यादा ना दो से कम, वो होती है अभाज्य संख्या। अब देखो देखिए, मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा का मतलब तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा होने चाहिए। अब देखो देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, एक एक किसकी टेबल में आता है भाई? एक की टेबल में आता है। दो किसकी में आता है भाई? एक और दो की टेबल में आता है। तीन किसकी टेबल में आता है भाई? एक और तीन की में। चार किसकी टेबल में आता है? एक दो चार की में। पाँच किसकी टेबल में आता है? एक और पाँच की में। छः किसकी टेबल में आता है? एक दो तीन छः भाई आता है। सात किसकी टेबल में आता है भाई? एक सात। आठ किसकी टेबल में आता है? एक दो चार आठ। ऐसे देखो देखिए आप, नौ किसकी टेबल में आता है? एक तीन नौ। दस किसकी टेबल में आता है भाई? एक दो पाँच दस। ठीक है भाई, ग्यारह, एक और ग्यारह। बारह किसकी टेबल में आता है भाई? एक दो तीन छः बारह। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ। अब आपने देखा है दो के केवल दो ही गुणनखंड है, तीन के भी दो ही गुणनखंड है, पाँच के भी दो ही गुणनखंड है, और सात के भी कितने गुणनखंड है भाई? दो गुणनखंड है। और ग्यारह के भी कितने गुणनखंड है भाई? दो गुणनखंड है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी? अभाज्य, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके केवल दो ही गुणनखंड है। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है भाई? इसके भी दो से ज्यादा गुणनखंड है, इसे भी दो से ज्यादा गुणनखंड है, दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी आपके सामने? भाज्य। कौन सी संख्या होगी भाई? भाज्य। अब आप भी बोलते हो भाई एक एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि इस बेचारे का एक ही गुणनखंड रह गया। आज तक पता चला है कि आपको, एक को न तो भाज्य कहते हैं और न ही अभाज्य, क्योंकि इसको अभाज्य संख्या में जाना है तो दो गुणनखंड चाहिए। इस बेचारे के पास तो गरीब आदमी है भाई, इसलिए इसके पास तो एक ही गुणनखंड है। ठीक है, और भाज्य इसमें तो दो से ज्यादा चाहिए भाई, ये तो और भारी आदमी है। ठीक है, इसलिए एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य संख्या होती है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए भाई। हाँ, अब ध्यान रखना है, आप ये ध्यान रखो भाई, कुछ ये बात तो समझ में आएगी। आपको ये ध्यान रखना है, आपने नोटिस किया कि अभाज्य संख्या में जितनी भी संख्या होती है, ये सारी की सारी विषम संख्या होती है। ये सारी की सारी क्या होती है? विषम संख्या होती है। और केवल एकमात्र ये प्राणी होता है जो क्या होता है? सम होता है। आप ऐसे देखो, अभाज्य संख्या में सारी सारी संख्या एक तरह से औरतें मान लो, एक ही मर्द है इसमें। ठीक है भाई, हाँ, सारी की सारी विषम संख्या होती है, लेकिन एक ही, केवल दो ही है जो सम संख्या होती है। ठीक है भाई, हाँ। और अब आप देखो, मुझे एक बात बताओ, आपने विषम संख्या पढ़ी? एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह। आपने देखा होगा ये तीन प्राणी उसमें भी आते हैं, ये तीन प्राणी उसमें भी आते हैं, लेकिन देखो इसमें भी आते हैं तीन। ये क्या है? ये है, ये है भाई विषम अभाज्य संख्या। लगातार तीन विषम अभाज्य संख्या, ये जोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा जोड़ा यहाँ पे बनता है, इसके अलावा इसमें आगे कहीं पे भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या का केवल एक ही जोड़ा होता है इसमें। ठीक है भाई, युग्म होता है। अब देखो देखिए, ये की बात करते हैं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो।
अब देखो, देखिए, अब आपको पता है ये सवाल है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अगर आपको पूछ ले सबसे छोटी संख्या तो 4 हो जाएगी, लेकिन इसने विषम पूछी है। विषम देखो, ये तो सम है, इसको भी हटा दो, ये भी सम है, इसको भी हटा दो, ये भी सम है, ये हटा दो, तो ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। एक तो ये सबसे ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ये दो ध्यान रखना है, और एक ये जोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसका यूज कहाँ पे होगा, सवाल करेंगे तब आएगा। ठीक है भाई, चलिए। अब देखो आप, एक सेकंड भाई। अब आप ये देखो, आपको ये ध्यान रखना है भाई, 1 से लेके 25 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 9, 25 से 50 तक होती है 6, फिर 50 से 75 होती है 6, फिर होती है आपके सामने 4 होती है। ठीक है भाई, तो 1 से लेके 100 तक बात करेंगे तो टोटल 25 अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, हाँ। अब रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है, और एक आपके सामने ये 2 तक ध्यान रख लो, 1 से लेके 200 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको सबसे ज्यादा। ठीक है, पूछा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। देखो, मैंने बोला है प्रत्येक अभाज्य संख्याओं को हम 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जो इस रूप में लिखी हो वो अभाज्य संख्या हो, कोई और भी संख्या हो सकती है। देखो, हमने बोला है प्रत्येक अभाज्य संख्या को हम 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इस रूप में लिखी गई सारी संख्या अभाज्य ही होगी। देखो, देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जिसे आप मुझे एक बात बताओ भाई, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2, फिर हो गया 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, क्या हो गया भाई, 7, 11। ठीक है भाई, फिर हो गया आपके सामने 13। देखो, इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे 6 मल्टीप्लाई 1/6। तो कितना हुआ भाई, 6 में 6 का भाग लगाओगे तो कितना आया, 1। तो 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया भाई, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो, 6 1/3। 6 में आप 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 2। 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया भाई, 3 आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई, 6 मल्टीप्लाई 1/2। हाँ, 1/3। इसको कैसे लिखेंगे भाई, 5 वाली संख्या को क्वांटों में लिखना पड़ेगा भाई। 1 तो 4, तो इसको लिखेंगे हम भाई 2/3। 2/3, तो ये कितना हो गया भाई, 4 हो गया, और 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई, 5, क्योंकि ये 2 से कट गया, 2 को 2 से किया तो 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। इसको क्या लिखेंगे हम, 6 मल्टीप्लाई 2, 12 हो गया ये तो, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11। ठीक है भाई, ऐसे करके आप इस सारी विषम संख्या भाज्य जो अभाज्य संख्या है इसको आप 6 के प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हो, 6 के -1 के भी रूप में लिख सकते हो। ठीक है भाई, आगे होगी बात समझ में। हाँ, जैसे आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने 25 है, इसको भी आप 6 के देखो, 6 चौका 24 प्लस 1, तो आपने इसको भी 6 के +1 के रूप में लिख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है अभाज्य संख्या हो जाएगी। मैंने बोला है सारी अभाज्य संख्याओं को हम 6 के +- 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इस रूप में लिखी गई संख्या अभाज्य ही हो। भाई, इस रूप में लिखी गई संख्या कैसी हो, अभाज्य ही हो, ये जरूरी नहीं है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे प्रत्येक अभाज्य संख्याओं को हम 6 के +- 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इस रूप में लिखी गई सारी सारी संख्या अभाज्य ही हो। ठीक है भाई, हाँ। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है, अभाज्य संख्याओं को आप किस रूप में लिख सकते हो, 6 के +- 1 के रूप में लिख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। हाँ, हो गया। देखो भाई, अब आपको पता है जीरो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है
जीरो के बाद में 1 2 3, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं और इधर ये इधर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। इसका मतलब ये जीरो तो बीच में रह गया भाई, जीरो तो क्या रह गया, बीच में रह गया। देखो इधर नेगेटिव नंबर आ गए, इधर पॉजिटिव हो गए, ठीक है भाई। तो ये बीच में रह गया, इसलिए ये तो ना तो उधर जाता है ना इधर आता है, ठीक है भाई। इसलिए ना तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। लेकिन जीरो सम संख्या होती है क्योंकि इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए सम संख्या होती है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, क्योंकि 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 एक का केवल एक ही, क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए ये न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। सभी पूर्णांक संख्या प्रमेय संख्या होती है। भाई आपके सामने जो पूर्णांक संख्या है, आपने देखा होगा माइनस का अनंत है, माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये क्या होती है, प्रमेय संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि सभी के बटे हुए में आप क्या लिख सकते हो भाई, 1 लिख सकते हो, तो ये प्रमेय संख्या होगी भाई। इसलिए सारी की सारी पूर्णांक संख्या है वो परमेय संख्या होती है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, परमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं का योग, परमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं का योग करो, चाहे उनका अंतर करो, चाहे उसका गुणा करो, चाहे भाग करो, तो बताओ कौन सी संख्या आएगी। देखो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने बोला है इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक तो आपने परमेय संख्या ले ली और एक आपने अप्रमेय संख्या ले ली। कौन सी ले ली, अप्रमेय संख्या ले ली। चाहे आप भाई इसका आप चाहे योग करो, चाहे इनको घटाओ, चाहे आप इनको गुणा करो, चाहे आप इनको भाग करो, कुछ भी करो, तो हमेशा कौन सी संख्या आएगी बताओ जरा। देखो देखिए, आप ऐसे मान लो परमेय संख्या एक तरह से शुद्ध मान ही होता है बेचारा, हाँ, क्योंकि ये शांत और अशांत आवर्ती वाला होता है भाई। इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं भाई, शुद्ध मान होता है। इसलिए आप ऐसे देखो, इसको हम बोल सकते हैं इससे, एक तो शुद्ध जल है भाई, कभी नहीं बोलोगे शुद्ध जल, शुद्ध जल और अशुद्ध जल है, अशुद्ध अशुद्ध जल है भाई। शुद्ध जल और अशुद्ध जल को आप चाहे मिलाओ, ठीक है भाई, जल और अशुद्ध जल है, आप इसको मिलाओगे तो हमेशा क्या आएगा, अशुद्ध ही तो आएगा भाई। हाँ, शुद्ध जल ही तो आएगा। इसलिए चाहे इसको मिलाओ तोड़ो कुछ भी करो, शुद्ध और अशुद्ध जल को ले लो, आप 1 लीटर शुद्ध ले लो और 1 लीटर अशुद्ध ले लो, आप चाहे इसको मिलाओ तोड़ो चाहे कुछ भी करो, हमेशा अशुद्ध ही आएगा ना। तो इसलिए परमेय और अप्रमेय संख्या को आप चाहे गुणा करो चाहे भाग करो कुछ भी करो, हमेशा कौन सी संख्या आएगी, अप्रमेय संख्या आएगी, ठीक है भाई, अप्रमेय संख्या आएगी, ठीक है। क्योंकि बात में देखो देखिए, चलते हैं फिर आगे। सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, ये तो मैंने बताई दी आपको, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। देखो देखिए आगे चलो, ये तो दूसरी क्लास की बातें हैं जो होती रहेगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, दो के अंतराल पर अभाज्य संख्या की कितनी जोड़ियां होती है, जिसमें दो का अंतराल हो, तो ये एक ही जोड़ी होती है। आपको पता है, मैंने अभी भी बताया 3 5 और 7, तो देखो दो का अंतर है, यहाँ पे भी दो का अंतर है और यहाँ पे भी दो का अंतर है, तो ये एक ही जोड़ी होती है 3 5 7 की, ठीक है। तो ये दो के अंतराल पर अभाज्य संख्या की कितनी जोड़ियां होती है, एक ही जोड़ी होती है, ठीक है भाई। हाँ, किन्हीं दो दी गई परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है भाई, अनंत होती है। आपको पता है, बचपन का आंसर है ये तो, अनंत परमेय संख्या होती है। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आपके सामने ये दो परमेय संख्या है, कौन सी संख्या हो सकती है भाई, तो आप क्या कर सकते हो, इसके बीच में आप 20 लगा दो, आगे कोई पॉइंट के आगे जीरो लगा सकते हैं ना भाई, 0.2 और 0.3, ये परमेय संख्या ही तो है भाई, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। तो देखो इसके बीच में क्या हो जाएगी भाई, 0.21, 0.22, 0.23, ऐसे 0.
0.29 होगी, इतनी संख्या होगी। अगर आप मान लेते एक और जीरो लगा देते हैं तो ये 201 से लेके 299 तक हो जाएगी। एक और जीरो लगा देते हैं, भाई जीरो तो लगा सकते हो, इसलिए दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। ठीक है भाई, कुल मिला के ये बात है। देखो देखिए, हाँ थोड़ी सी और क्लास है भाई। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है ना, इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका एचसीएफ कितना हो, एक हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मान लेते हैं आपके सामने भाई, जिसका एचसीएफ कितना हो, जैसे आपने 15 और 16 ले लिया, इसका आप एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, हाँ। ऐसी जो जो संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, देखो 15 और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 15 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × 5। इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 4। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए ये कौन सी संख्या होगी भाई, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, वे संख्याएं जिनमें एचसीएफ का मान एक हो जाता है तो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है भाई, को प्राइम नंबर। देखो देखिए आगे, हाँ पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये देखो आपके सामने ये 4 पूर्ण संख्या होती है, सबसे ज्यादा तो ये इंपॉर्टेंट ये 3 ही है। देखो देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, मुझे एक बात बताओ, जैसे आपके सामने है, मैंने दो संख्या ले ली, एक तो 6 ले ली और एक 15 ले ली। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं भाई, 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं भाई, 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं। और 6 खुद होगा भाई, 6 क्या होगा, खुद होगा। अब ऐसे 15 के क्या हो सकते हैं भाई, एक हो सकता है भाई, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 15 हो सकता है। अब परफेक्ट नंबर आप क्या करना है, आपको इसके ये खुद नंबर को नहीं लेना है, इस खुद नंबर को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा अगर बाकी के नंबरों को जोड़ो तो वापिस अगर 6 बन गया, देखो इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ रहे हैं हम, 1 + 2 + 3, तो कितना आया आपके सामने, 6 आ गया। तो वापिस वो परफेक्ट नंबर पूरा पूरा आ गया, परफेक्ट नंबर आ गया भाई, 6 का 6 आ गया। अब आप इनको जोड़ो, आप इनको जोड़ो भाई, 1 + 3 + 5, तो ये कितना आया भाई, 9। क्या ये परफेक्ट नंबर आया क्या, इधर 15 है उधर 9 आया है, क्या परफेक्ट नंबर आया कि भाई, नहीं आया ना। तो इसलिए परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे, यदि सभी गुणांकों गुणनखंडों उस संख्या को छोड़कर, मतलब उस खुद स्वयं को छोड़ना है। देख गुणनखंड में स्वयं भी आएगा ना भाई, भाई 6 में किसका भाग जाता है, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, खुद 6 का भी जाता है, तो 6 को तो छोड़ना है। तो उस संख्या को छोड़कर का योग, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए, उस संख्या के बराबर हो जाए तो वो परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर ये होता है, उसके बाद में ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। ठीक भाई, ये 4 नंबर है, आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, हाँ देखो देखो आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं। देखो देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, अब अभी भी समझाया भाई मैंने परमेय संख्या और देखो देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो आपको पता है भाई, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ये दोनों मिलके कौन सी संख्या बनाती है भाई, वास्तविक बनाएगी तो सही, वास्तविक संख्या। अब बताओ वास्तविक के अंदर आती है, वास्तविक आपको पता है दो प्रकार की होती है, परमेय होती है और कौन सी होती है, अपरमेय है। देखो देखिए जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या मिलकर, आपको पता है वास्तविक संख्या बनाती है, परमेय और अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या बनाती है। अब वास्तविक संख्या के अंदर भाई ये परमेय होगी या अपरमेय होगी। देखो देखिए पहले बात तो ये है, अभी अभी मैंने बताया आपको ये परमेय है और देखो भाई जैसे ये होगी अपरमेय संख्या, अपरमेय है। आप चाहे इनको जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, आपको पता है कौन सी संख्या आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। वास्तविक संख्या के अंदर अपरमेय संख्या आएगी, अपरमेय संख्या आएगी। और आएगी भाई शुद्ध जल अशुद्ध जल, अभी बताया मैंने। दूसरी बात देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर परमेय संख्या में परमेय संख्या ही जोड़ोगे आप,
परमेय संख्या में परमेय संख्या आप जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, ठीक है भाई, तो हमेशा परमेय संख्या आएगी भाई, परमेय संख्या आएगी हमेशा। लेकिन आप देखो, लेकिन आप ये देखो, अगर अपरमेय संख्या में आपने अपरमेय संख्या जोड़ दी, अपरमेय संख्या में आपने अपरमेय संख्या जोड़ी, घटाई, गुणा किया, चाहे भाग किया, ठीक है भाई, तो आपके सामने भाई परमेय संख्या भी आ सकती है और अपरमेय संख्या भी आ सकती है। कभी कभार तो परमेय संख्या आ जाएगी और कभी कभार अपरमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो यही आपके सामने ये संक्रिया है, संख्याओं पे संक्रिया हमारा जो टॉपिक था ये है। तो मैंने लिखा है भाई, तीन ही तो है भाई, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिलके अपरमेय संख्या होगी, ठीक है भाई, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या होगी हमेशा, परमेय संख्या हमेशा परमेय संख्या होगी। लेकिन अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या तो क्या हो जाती है, परमेय और अपरमेय। देखो कैसे, इसको कैसे याद रखोगे, मैंने अभी भी बताया भाई, शुद्ध जल और अशुद्ध जल को मिलाओगे तो अशुद्ध ही आएगा, शुद्ध जल और शुद्ध जल को मिलाओगे तो शुद्ध जल आएगा। लेकिन अशुद्ध और अशुद्ध को आपको पता है, लोहा लोहे को काटता है, काटने पर अगर सही कार्य होगा तो परमेय संख्या होगी, वरना नाश हो गया तो अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है भाई। ये है आगे वास में, ये तीन संक्रियाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखो देखिए आगे, हाँ देखो, डेसिबल, डेसिबल टू बाइनरी नंबरों को आपको कैसे चेंज करना है, ये देखो देखिए आप, जैसे आपके सामने मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया, जैसे आपके सामने ये 54 है, आपके सामने ये 54 है, इसको आपको भाई ये बाइनरी में बदलना है, इसको किस में बदलना है भाई, बाइनरी में बदलना है। तो कैसे करोगे, बाइनरी में बदलना है तो क्या करोगे, इसमें 2 का भाग लगाते जाओगे, 2 का भाग लगाओगे तो कितना हो गया भाई, 27 दूनी 54, कितना आया भाई शेषफल, 0 आया भाई, 0 आया, 27 दूनी 54 होता है, 2 का भाग लगाया, फिर आप इसमें 2 का भाग लगाओगे, 27 में 2 का भाग लगाओगे तो आपको पता है 13 बार जाएगा, 13 दूनी 26 होता है, कितना शेषफल बच गया भाई, 1 बच गया भाई, शेषफल कितना बचा भाई, 1 बचा। फिर आप इसमें 2 का भाग लगाओगे भाई, 2 का भाग लगाते जाना है, ठीक है भाई, तो इसमें 6 बारी जाएगा, 2 छिंग 12, कितना शेषफल बचा भाई, 1 बचा भाई, 1 ही तो बचा है इसमें शेषफल। फिर इसमें किसका भाग लगाओगे भाई, 2 का, कितनी बार गया भाई, 3 बारी, तो शेषफल बचा है क्या, नहीं बचा। अब देखो देखिए आप, इसमें किसका भाग लगाओगे आप, 2 का, फिर से कितनी बार गया, 1 बार, 1 बार ही तो गया, 2 एकम 2, कितना बचा शेषफल भाई, भाई 1 बार गया, तो शेषफल कितना बचा भाई, 1 बचा। अब इसको आपको बाइनरी में लिखना है, किस में लिखना है भाई, बाइनरी में। तो आप इसको कैसे लिखोगे भाई, जो 54 था इसको कैसे लिखोगे आप, नीचे से स्टार्ट करो, 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 और 0, आगे लगा दो 2, तो ये डेसिमल को हमने बाइनरी में बदल दिया। तो कैसे बदलते हैं भाई, 2 का भाग लगाते जाओ, जितना शेषफल बचता है वो साइड में लिख दो, और 2 का भाग तब तक लगाना है, देखो संख्याओं को 2 से तब तक भाग देना है जब तक अंतिम अंतिम भागफल कितना ना आ जाए, 1 ना आ जाए, ठीक है, आगे होगी बात में। तो इसको तब तक भाग लगाना है जब तक 1 शेषफल ना आ जाए, तो फिर इसको उल्टे क्रम में ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है भाई, नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है, आगे होगी बात में। अब देखो ये बाइनरी नंबर है, इसको अगर आपको डेसिबल नंबर में बदलने की बात की जाए, ये बाइनरी नंबर है आपके सामने, डेसिबल में बदलना है, तो आप क्या करोगे हमेशा, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे नंबर लिखो, 1 है, 1 लिख सकते हो भाई, 1 का डबल क्या होता है भाई, 2, 2 का डबल क्या होता है भाई, 4, 4 का डबल क्या होता है भाई, 8, 8 का डबल क्या होता है, 16, 16 का डबल क्या होता है भाई, 32 होता है भाई, 32 होता है। अब आपको क्या करना है, ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिबल में बदलना है, तो बाइनरी को डेसिमल में बदलो चाहे डेसिबल को बाइनरी में बदलो, नंबर तो सेम ही आएगा। तो देखो देखिए आप देखो, 0 को तो छोड़ ही दो, क्योंकि आप देखो 32 को आप 1 से गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई, 32, 16 को आप 1 से गुणा करोगे तो 16, 0 8 को 0 से गुणा किया तो 0 हो गया, तो ये कितना हो गया भाई,
4 और ये कितना हो गया भाई 2। ठीक है? आप एक बार बताओ, ये 16 और 4 कितना हो गया 20, और 20 और 32 कितना हो गया 52 और 2 54 हो गया भाई, 54 हो गया आपके सामने। तो देखो देखिए एक और उदाहरण दे देता हूँ आपको, कंप्लीट हो जाए आपकी बाइनरी टू डेसिमल। देखो कैसे, जैसे आपके सामने है 77, है ना, 79 ले लेते हैं। 79 को आपको बाइनरी में बदलना है, तो आप क्या करोगे भाई, 2 का भाग लगाओगे, और तब तक भाग लगाओगे पीछा नहीं छोड़ोगे इसका। ठीक है, देखो। हाँ, कितना बच गया भाई 39। ठीक है भाई, 39 दूनी 78 होता है भाई, तो कितना बच गया भाई, एक बच गया। कितना बच गया भाई, एक बच गया। फिर 2 का भाग लगाओ। ठीक है भाई, 19 दूनी 38 होता है, फिर एक बच गया। ठीक है, हाँ। अब देखो देखिए फिर 2 का भाग लगाया हमने, 2 का भाग लगाया, तो 2 नाम कितना हो गया भाई 18, एक बच गया। फिर 2 का भाग लगाया, 2 चौक कितना होता है भाई 8 होता है, फिर एक बच गया। ठीक है भाई, फिर 2 का भाग लगाया, 2 दूनी 4, जीरो से एसपल बचा। फिर 2 का भाग लगाया, एक बार ही गया, तो कितना से एसपल बचा भाई, जीरो से एसपल बचा। अब इसको क्या कर दो, उल्टे क्रम में ऐसे लिख दो। ठीक है भाई, तो 79 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा आपके सामने, 100, 100। ठीक है भाई, 1111, 1111, ये हो गया इसका बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है भाई, अब इसी बाइनरी नंबर को वापस आपको डेसिबल में बदलने के लिए बोल दिया जाए, तो सबसे आसान है भाई ये तो। ठीक है, आपको क्या करना है, उधर से लिखना है। शुरू में आपने एक लिखा, एक का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है, 8 का डबल 16 होता है, 16 का डबल 32 होता है, और 32 का डबल 64 होता है। बेस इसको पकड़ लो आप, 64 को पकड़ लो, क्योंकि जीरो वाला तो पकड़ना ही नहीं। 8 को पकड़ लो, 4 2 1। तो आप देखो, हाँ भाई, अब मुझे एक बात बताओ, 64 और देखो ये 64, 4 68 और 2 70, 70 8 78 1, भाई इनको जोड़ना है, केवल केवल इनको जोड़ना है भाई। जोड़ा तो कितना आया भाई 79 आया है। ठीक है भाई, ये काम करना आपको, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। आगे होगी बात समझ में हमारी। ठीक है, देखो देखिए, हाँ भाई, अब आता है आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम। भाई आपने एचसीएफ और एलसीएम के सवाल निकाले होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन इसको आपने दिल से इसको नहीं पढ़ा होगा, इसको समझा नहीं है इस बेचारे प्राणी को। देखो देखिए एचसीएफ क्या होता है, देखो देखिए मैं आपको समझाता हूँ आज। देखो भाई, एचसीएफ होता है संख्याओं में प्रत्येक उपनिष्ठ, उपनिष्ठ का मतलब है कॉमन, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, सबसे जो छोटी घात होती है उसका गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ होता है। देखो देखिए, जैसे आपके सामने ये दो संख्या है, इनका आपको एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पहले तो आप इनके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे भाई। पहले तो आप क्या निकालोगे भाई, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। तो आपने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले, 504 है, 2 का भाग जा रहा है भाई, तो ये 25 हो गया, और ये 4 हो गया, हाँ 2 हो गया। ठीक है भाई, 2 का भाग जा रहा है भाई, तो ये हो गया 12 24 और 6 हो गया 126 हो गया। 2 का भाग जा रहा है भाई, फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है भाई, 2 21 हो गया। फिर 3 का भाग जा रहा है भाई 7, फिर 7 का भाग जा रहा है 1। पहले अभाज्य गुणनखंड निकाला हमने। ठीक है भाई, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। 3, एक सेकंड, इधर निकालते भाई, इसका अभाज्य गुणनखंड इधर निकालते। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है भाई, आपको पता है 22 दूनी 11 दूनी 22 होता है, तो ये 11 हो जाएगा, एक बच गया 15 हो गया। ठीक है भाई, 2 7 तो 14 होता है, एक बच गया, 2 6 12 हो गया। ठीक है भाई, 2 का भाग, 2 पंजो 10, 2 अंटी 16, 2 अंटी 16। ठीक है भाई, 2, हाँ, फिर 2 का भाग जाएगा भाई 1। फिर आप बताओ किसका भाग जा रहा है भाई, इसमें 7 का भाग जा रहा है, सीधी सी बात है। फिर 7 का भाग जा रहा है,
फिर किसका भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है। तो हमने क्या किया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला। 504 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो कितना आ रहा है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 गुणा 7। अब देखो देखिए ये 2352 है। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है भाई, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, पहले 3 लिखना है, ऐसे नहीं 7 लिख दो, ठीक है। 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2। अब देखो तो ये कहती है हमारी एचसीएफ की, जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, देखो आप कॉमन आ रहा है वही देखना है। 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, तो एचसीएफ निकालना है ना आपको, एचसीएफ। तो ये 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है। अब इसमें सबसे छोटी घात लेनी है, तो छोटी घात कौन सी आ रही है, 3 आ रही है। अब देखो यहाँ पे 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, ठीक है भाई। तो सबसे छोटी घात कौन सी है, 3, 3 की पावर 1 ही तो है। अब 7 इसमें भी आ रहा है और 7 इसमें भी आ रहा है, तो सबसे छोटी घात कौन सी है, 7 की पावर 1। अगर मान लेते भाई इधर 5 आ जाता, इधर कुछ भी नहीं आता, तो इस 5 को लेते ही नहीं थे, क्योंकि ये 5 इधर है उधर नहीं है। कॉमन जो दोनों के अंदर हो, ऐसे नंबर लेने हैं जो दोनों के अंदर हो, लेकिन उनकी सबसे छोटी घात लेनी है भाई, ठीक है भाई। ये हो गया आपके सामने, हो गया भाई 8, ये हो गया 3 और ये हो गया 7। 8 3 24 होता है, ठीक है। 167, ठीक है भाई। हाँ, तो ये होता है 80। तो नोट कर लिया जाए भाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड में देखना है सबसे कॉमन कौन सा आ रहा है, उसकी छोटी घात लेनी। ये एचसीएफ होता है, ये इसकी पहले के अनुसार हो गया, ठीक है भाई। अब देखो देखिए एचसीएफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ भाई। एचसीएफ देखो आप आगे, अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। एचसीएफ वो होता है जो संख्याओं को विभाजित करता है भाई। एचसीएफ क्या होता है, जो संख्याओं को विभाजित करता है। अब देखो 72 और 108 है, इसको विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो आप, करता है ऐसे तो, हाँ 9 भी करता है ऐसे तो, 9 भी कर रहा है ना इसको विभाजित। लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36। देखो ये 36 के पहाड़े में ये दोनों संख्या आती है भाई, 36 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्या आए। तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को विभाजित करती, ठीक है। तो एचसीएफ होता है भाई संख्याओं को क्या करता है भाई, विभाजित करता है। जो ए और बी संख्या है इसको एचसीएफ विभाजित करता है, ठीक है, संख्याओं को विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो देखिए एचसीएफ का मान, अब जैसे मान लेते हैं आपको एचसीएफ निकालना है। अब देखो इसका आप एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 24 आएगा। तो एचसीएफ का मान होता है जो दी गई जो संख्या है उसमें जो छोटी संख्या रहेगी ना, जो आपके सामने चाहे मान लेते 2 संख्या दे रखी है चाहे 3 संख्या दे रखी है, उसमें से जो छोटी संख्या है या तो इसके बराबर आएगा या फिर इससे छोटा आएगा, कभी इससे बड़ा मान नहीं आएगा। एचसीएफ का मान दी गई सबसे जो छोटी संख्या है या तो उसके बराबर होगा या छोटी संख्या से क्या होगा, छोटा होगा, या तो इसके बराबर होगा, देखो यहाँ पे बराबर आ रहा है, और यहाँ पे भी देख सकते हो ये इससे क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। जो छोटी संख्या है ना आपके सामने, या तो इसके बराबर होगा या फिर क्या होगा भाई, इससे छोटा होगा, ठीक है भाई। हाँ, कि कभी कभार ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं आपसे पूछ लिया इसका एचसीएफ है, ऑप्शन में दे दिया आपको 72 दे दिया, नहीं, हाँ 102 दे दिया है, 272 दे दिया, ऐसे कुछ दे दिया। तो एचसीएफ का मान हम आपको ये देखना है हमेशा, जो छोटी संख्या है या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे छोटा होगा, ठीक है भाई, इससे बड़ा कभी भी नहीं होगा। अगर कोई ऑप्शन अगर 24 से बड़ा आ रहा है तो उसको काट दो आप, होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है भाई। हाँ, तो चले भाई आगे, देखो देखिए इसी प्रकार एलसीएम देखो भाई, हो गया आपका टॉपिक, ये एलसीएम एलसीएम बचा है बेस, ठीक है भाई, धैर्य रखो। एलसीएम क्या होता है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब आपको जो अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, जैसे आपके सामने 420 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला 105 हो गया भाई, ठीक है। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है भाई, 7, फिर 7 का भाग जा रहा है, ठीक है भाई। हाँ, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब हम 504 का भी निकाल लेते हैं, अभी भी निकाला था शायद 504 का, तो ठीक है भाई। हाँ 504 का है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2
ठीक है। हाँ, 504 का कितना है भाई? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा 7, यही है। अब देखो देखिए 420 का कितना है भाई? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और गुणा 7। देखो देखिए एलसीएम क्या होता है आपको ये देखना है, जो कॉमन आ रहा है। देखो देखिए जो कॉमन आ रहा है, पहले तो कॉमन की बात यहाँ पे नहीं आती। एचसीएफ में आता है, एचसीएफ का मान होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वहां पे आता है कॉमन। लेकिन यहाँ पे एलसीएम में कॉमन नहीं देखना है, आपको क्या करना है, सभी को लेना है। ठीक है भाई। इसमें कितने भाई दिखाई दे रहे हैं आपको बताओ, देखिए कौन से भाई दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। 3 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, अच्छा 7 भी दिखाई दे रहा है। ये आपको 4 भाई दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, जो दिखाई दे रहे हैं उनकी सबसे बड़ी घात लेनी है। अब 2 की पावर 2 यहाँ पे है, 2 की पावर 3 है, बड़ी घात कौन सी होगी? 2 की पावर 3। यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, बड़ी घात लेनी है। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, उधर 5 की पावर है ही नहीं, इसका मतलब यही बड़ा होगा। यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 7 की पावर 1 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? यही हुआ। तो ये मान आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है भाई, आगे बस में। तो ये हो जाएगा आपके सामने 8, ये हो गया 9, ये हो गया 5 और ये गुणा हो गया 7। तो पहले तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 40। ठीक है, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 36, 360 हो गया भाई, ये हो गया। आगे बात में आपको। हाँ, तो एलसीएम क्या होता है? जो आपके सामने जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं उसके सारे प्राणी सभी सदस्य लेने हैं और उनकी बड़ी घात लेनी है, वही क्या होता है भाई? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, लघुत्तम समाप्रत्यक। ठीक है भाई। देखो देखिए आगे, आगे अभी एलसीएम कंप्लीट नहीं हुआ भाई। देखो अब एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखो मैंने बताया था एचसीएफ, एचसीएफ तो क्या होता है भाई? संख्याओं को विभाजित करता है। जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं को विभाजित करता है। लेकिन नहीं भाई, ये पुष्पाराज है भाई, एलसीएम तो भाई पुष्पाराज है, ये संख्याओं से विभाजित होता है भाई। ये किससे विभाजित होता है? संख्याओं से। ये छोटी से छोटी संख्या है। देखो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, देखो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या होता है? एलसीएम कहलाता है। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, 18, 15 और 18 है, आप ऐसी संख्या बताओ जो जिसमें 15 का भी भाग जाता है और 18 का भी भाग जाता है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? एलसीएम संख्याओं से विभाजित होता है ना भाई, एलसीएम संख्याओं से विभाजित होता है। ऐसी संख्या बताओ जिसमें 15 का भी भाग जाता है, 18 का भी भाग जाता है, वो संख्या है कौन सी है? 90। इसमें आपको देख रहे हो 15 का भी भाग जाता है और 18 का भी भाग जाता है। ठीक है भाई, छोटी संख्या ऐसे तो 180 में भी जाता है भाई जाता है ना, लेकिन सबसे छोटी संख्या देखनी है, तो ये हो गया आपके सामने 90। अब देखो देखिए, अब आपके सामने है एलसीएम का मान हमेशा दी गई संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है। आपको मान लिया जाए आपको 3 संख्या दे दी, 2 संख्या दे दी, आपको बोल दिया गया भाई इसका एलसीएम निकालो, तो आपको क्या करना है? जो दी गई जो संख्या है ना, इस पे फोकस करना है। उसमें से जो बड़ी संख्या है, जो एलसीएम का मान है, या तो इसके बराबर आएगा या इससे बड़ा आएगा। जो एलसीएम होता है भाई, एलसीएम होता है जो सबसे बड़ी संख्या से या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए भाई। देखो देखिए, हाँ देखो, जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको आपको यही ध्यान रखना है भाई। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, रखनी है, और एचसीएफ और एलसीएम में ये ध्यान रखना है। एचसीएफ होता है ना भाई, वो संख्याओं को विभाजित करता है, और जो एलसीएम होता है वो संख्याओं से विभाजित होता है। ठीक है, संख्याओं से क्या होता है भाई? विभाजित होता है। ये तो संख्याओं को विभाजित करता है, को आता है इसमें, को, और यहाँ पे आता है से, संख्याओं से विभाजित होता है। ठीक है। दूसरी बात है, ये ध्यान रखना है, एलसीएम होता है ना, एलसीएम जो एचसीएफ, एचसीएफ या तो इस संख्या के तो बराबर होगा
या तो इस संख्या के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। या तो जो छोटी संख्या है या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे छोटा होगा। जो एलसीएम होता है, एलसीएम होता है वो बड़ी संख्या के बराबर होगा या फिर बड़ी संख्या से बड़ा होगा। ठीक है। और ये एचसीएफ होता है जो संख्याओं को विभाजित करता है। ये एचसीएफ होता है ना भाई, एचसीएफ ये संख्याओं को विभाजित करता है। जो एलसीएम होता है ये संख्याओं से विभाजित होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। अब देखो, देखिए अब आता है आपके सामने एक रिलेशन आता है और इस पे सवाल पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई। मान लेते हैं आपके सामने दो संख्या दे रखी है, आप उसका एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। तो उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर होगा। देखो सवाल किससे है, यदि यदि ए तथा ए है यहाँ पे, सॉरी, यदि ए तथा 18 का एलसीएम कितना है, एलसीएम दे रखा है आपके सामने भाई, ए और 18 का एलसीएम कितना दे रखा है भाई, 36 दे रखा है। और ए तथा 18 का एचसीएफ दे रखा है। ठीक है भाई, इनका एचसीएफ दे रखा है आपके सामने, इनका एचसीएफ दे रखा है। एक सेकंड भाई, कहाँ जा रहा तू भाई, आपको एचसीएफ दे रखा है दोनों, कितना दे रखा है भाई, ए और 18 का दे रखा है भाई, 2 दे रखा है। तो आपको ए का मान, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने दो संख्या है भाई, एक तो ए है और एक 18 है। आपको ये ध्यान रखना है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है वो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर होता है। ये दो मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा भाई, हाँ भाई दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है, जो मल्टीपल है वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है भाई, यहाँ से आप एक का मान निकाल सकते हो। 18 मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे जाएगा भाई, डिवाइड में जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2। तो ए का मान कितना है आपके सामने, 4 है। ठीक है भाई, इससे सवाल पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, हाँ। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका आज ये कंप्लीट आपका इस टॉपिक फर्स्ट हुआ है और कल हम इसके आधार पर हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस ये भी करेंगे इस पे कितने पर्सन आ रखे हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर बताना चाहूँगा तो कल ही बता दूंगा आपको। ठीक है भाई, आज जितना पढ़ा है उसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे कल। कल कम से कम 30 पर्सनों की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप रिस्पॉन्स ज़रूर दे भाई। ठीक है, हाँ हाँ। और ये भी एक दरख्वास्त है, इस क्लास को आप लाइक करके भी जाओगे और सब्सक्राइब भी करके जाओगे भाई, और शेयर भी। ठीक है भाई, कम से कम आप 10 लोगों के पास तो शेयर करो इसको। हाँ, जो ज़्यादा ही गरीब है वो 5 लोगों का शेयर करेगा भाई। ठीक है, बता दो आप कितने अमीर हो। ठीक है भाई, भाई नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन की रहेगी। ठीक है, और इसमें से जो सवाल पूछे गए हैं वो भी हम कल करेंगे डिस्कशन उसके बारे में। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय। कल मिलते हैं भाई। ओके, ज़रूर आना आपको। बाय।